जय हिंद साथियों, ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो एसएससी की हो या फिर दिल्ली पुलिस की हो, रेलवे की हो, कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर एग्जाम में जीके जीएस से और करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट जीके जीएस की ये हमारी सीरीज लगभग 36 या 37 एपिसोडों से कंटिन्यू है। तो अगर आपने पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में सन 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। ऑप्शन है आपके सामने, 106 लोगों को, 100 लोगों को, 202 लोगों को, या फिर अभी किसी को नहीं मिला। तो अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट में इस प्रश्न का आंसर बताएं कि हाल ही में सन 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 106 लोगों को। अब देखो, पद्म पुरस्कारों की बात करें तो इनकी जो शुरुआत है, इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। 2023 में कितने लोगों को दिया गया? 106 लोगों को। अब पद्म पुरस्कार 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है कौन सा हमारा? पद्म विभूषण। एक तो होता है पद्म विभूषण, एक होता है हमारा कौन सा? पद्म भूषण, और एक होता है पद्मश्री। देखो, प्रश्न आ जाएगी भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? भारत रत्न। उसके बाद में किसका नंबर आता है? पद्म विभूषण का, फिर पद्म भूषण का, और फिर किसका नंबर आता है? पद्मश्री का। प्रश्न आ जाए कि वीरता के क्षेत्र में, वीरता और साहस के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो वो होता है आपका परमवीर चक्र। नागरिक सम्मान सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, और वीरता के क्षेत्र में, साहस के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है? आपका परमवीर चक्र। बात हो रही है यहाँ पर पद्म पुरस्कारों की। तो 2023 में 106 लोगों को दिया गया। अब 106 लोगों में से 6 लोगों को तो क्या दिया गया? विभूषण। पद्म भूषण दिया गया 9 लोगों को, और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? 91 लोगों को। तो टोटल कितना होता है इनका? 106। 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण, और 91 लोगों को पद्मश्री। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में एम किरवानी इनको कौन सा अवार्ड मिला? तो इनको कौन सा अवार्ड मिला? पद्मश्री। अब देखो, एम किरवानी क्यों फेमस है? हाल ही में एक फिल्म आई थी ट्रिपल आर नाम से। उसका एक सॉन्ग था, आपने भी सुना होगा, नाटू नाटू। उसका एक सॉन्ग था नाटू नाटू, और इस सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिला था। और इस सॉन्ग के कंपोजर कौन थे? आपके एम किरवानी। इसलिए ये नाम फेमस हो जाता है कि एम किरवानी को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री। इनके साथ में एक रवीना टंडन और है, उनको भी कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री। तो एम किरवानी को कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्मश्री। प्रश्न था कि सन 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? 106 लोगों को। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। 4 ऑप्शन है, प्रतिमा पुरी, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला दोनों अलग अलग हैं। तो देखो, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला तो कौन हो जाएगी आपकी? इंदिरा गांधी। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला तो कौन हो जाएगी आपकी? इंदिरा गांधी। जबकि अरुणा आसफ अली मरणोपरांत
भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? अरुणा आसफ अली। तो प्रश्न है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अरुणा आसफ अली। जबकि इंदिरा गांधी कौन है भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला? यहाँ पर एक नाम है प्रतिमा पुरी का। प्रतिमा पुरी कौन है? भारत की पहली टेलीविजन समाचार वाचक, टेलीविजन समाचार वाचक, समाचार वाचक कौन है? प्रतिमा पुरी। यानी भारत की पहली न्यूज रीडर कौन है? प्रतिमा पुरी। तो प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है? अरुणा आसफ अली। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? भूटान को, नॉर्वे को, कनाडा को, स्टॉकहोम को। प्रश्न है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसको जाना जाता है? भूटान को। नॉर्वे को बोला जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। किसको बोला जाता है? नॉर्वे को। जबकि प्रश्न आता है कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसको कहते हैं? इसको भी आप लिख ले कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसको बोला जाता है? जापान को। कनाडा की बात करें तो इसको बोला जाता है लिली का देश। कनाडा को क्या बोला जाता है? लिली का देश। जबकि बात करें स्टॉकहोम की तो इसको बोला जाता है वेनिस ऑफ द वर्ल्ड। इसको आप जरूर याद रखें, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड। किसको बोला जाता है? स्टॉकहोम को। प्रश्न है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसको जाना जाता है? भूटान को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको बोला जाता है? नॉर्वे को। लिली का देश बोला जाता है कनाडा को। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? स्टॉकहोम को। उगते हुए सूर्य के भूमि किसको बोला जाता है? जापान को। एक प्रश्न और आता है सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश, ये किसको बोला जाता है? थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश किसको बोला जाता है? थाईलैंड को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप जरूर याद करें। बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से प्रश्न को पढ़ें और कमेंट में आंसर दें कि निम्न में से कौन सा शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है? पेरिस, रोम, मॉन्ट्रियल, काहिरा। तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? रोम। रोम आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। जबकि पेरिस कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। प्रश्न आ जाएगी पेरिस कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। रोम कौन सी नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। बात करें मॉन्ट्रियल की और काहिरा की, तो काहिरा आपका कहाँ पर पड़ता है? मिस्र देश में। और सबको पता है कि मिस्र कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रश्न है कि कौन सा शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है? पेरिस सेन नदी के किनारे, रोम टाइबर नदी के किनारे। मॉन्ट्रियल की बात करें तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। इस बात को भी आप जरूर याद रखें कि मॉन्ट्रियल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। और काहिरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे। एक प्रश्न आता है कि बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी, सर्बिया की राजधानी जिसका नाम क्या है? बेलग्रेड। बेलग्रेड कौन सी नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। इस बात को आप जरूर याद रखें, डैन्यूब नदी के किनारे कौन है? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। तो प्रश्न था कि कौन सा शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है? रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि एरिना किस खेल का खेल परिसर है?
ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने तो पहली बार इस प्रश्न को पढ़ रहे हो कि एरिना किस खेल का खेल परिसर है? घुड़सवारी का, पिच का, मैट का, पुल का। तो देखो पिच की बात करें, सबको पता है किसका है, क्रिकेट का। मैट की बात करें तो जो कुश्ती होती है उसका, सॉरी कुश्ती तो किसकी होती है, रिंग की। कुश्ती तो किसके अंदर होती है, रिंग के अंदर। पुल की बात करें तो किसका है, तैराकी का। आपको कमेंट में ये बताना है कि मैट किस खेल का खेल परिसर है, एरिना किसका है, घुड़सवारी का। तो देखो घुड़सवारी का एरिना, पिच किसका हो जाएगा, क्रिकेट का, और पुल किसका हो जाएगा, तैराकी का। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 घुड़सवारी का। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है कि बीजक, रेमनी, शबद किसकी रचनाएं हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बीजक, शबद और रेमनी किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है आपके सामने, पाणिनि की, विशाख दत्त की, कल्हण की, अलबरूनी की। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न है कि बीजक, रेमनी, शबद किसकी रचनाएं हैं? तो देखो प्रश्न के हिसाब से तो चारों के चारों ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि बीजक, रेमनी और शबद किसकी रचनाएं आपकी, कबीरदास की। ये सबकी सब रचनाएं किसकी हैं, कबीरदास की। इसको आप लिख लें, किसकी रचनाएं हैं, कबीरदास की। पाणिनि, विशाख दत्त, कल्हण, अलबरूनी ये लेखकों की रचनाएं नहीं है। बीजक, रेमनी और शबद किसकी रचनाएं हैं, कबीरदास की। इस बात को आप जरूर याद रखें। अब प्रश्न आता है कि फिर पाणिनि की रचना का क्या नाम है, विशाख दत्त की रचना क्या नाम है, कल्हण की रचना का नाम क्या है, और अलबरूनी की रचना का नाम क्या है? तो इन सब को देखते हैं। देखो कल्हण की रचना तो सबने पढ़ी होगी, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी किसकी रचना है, कल्हण की। पाणिनि की बात करें तो पाणिनि की रचना का नाम क्या है, अष्टधाई। आपने अब से पहले भी नाम सुना होगा इसका, तो अष्टधाई बहुत सारी एग्जामों में आया भी है कि अष्टधाई किसकी रचना है, पाणिनि की। विशाख दत्त की बात करें तो विशाख दत्त की रचना का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की रचना का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। और अलबरूनी की रचना का नाम क्या है, तो किताबुल हिंद। अलबरूनी की रचना का नाम क्या है, किताबुल हिंद। किताब उल हिंद ये किसकी रचना है आपकी, अलबरूनी की। तो देखो प्रश्न था कि बीजक, रेमनी और शबद किसकी रचना है, कबीरदास की। तो पाणिनि की रचना का नाम क्या है, अष्टध्यायी। विशाख दत्त की रचना का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। कल्हण की रचना का नाम क्या है, राजतरंगिणी। और अलबरूनी की रचना का नाम क्या है, किताबुल हिंद। तो सबकी सब इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जामों में पूछी जाती है। अगला प्रश्न है कि 64 योगिनी का मंदिर कहाँ स्थित है? हो सकता है कि इस प्रश्न को भी बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार देख रहे हो कि 64 योगिनी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो देखो खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। लिख देता हूँ मैं, खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपके मध्य प्रदेश में। और 64 योगिनी का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, आपके खजुराहो के मंदिरों में। 64 योगिनी का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। और इसका निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने। इस बात को भी आप जरूर याद रखें, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। प्रश्न है कि 64 योगिनी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर खजुराहो के मंदिर स्थित है। और उन्हीं में किसका मंदिर स्थित है, 64 योगिनी का मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने। तो सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में किसका मंदिर है, एलोरा। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, एलोरा की, एलोरा अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ का है, उड़ीसा का। बार बार लगातार एग्जामों में पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको नरसिंहदेव वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, कहाँ पर स्थित है, आपके उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पेरिस में, मनीला में, इंग्लैंड में, ब्लूसाने में।
इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपके? पेरिस में। इंटरपोल इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। मनीला में किसका मुख्यालय है? मनीला फिलीपींस में। एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ल्यूसाने की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी बोल दो या फिर क्या बोल दो, समिति, संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ल्यूसाने में। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में, एडीबी का मुख्यालय मनीला में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ल्यूसाने में। बाकी WHO, WTO इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके जिनेवा में। अगला प्रश्न है, इजराइल की संसद का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजराइल की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके सामने, डायट, नेसेट, नेशनल असेंबली या फिर शोरा। तो देखो, जैसे भारत की संसद को क्या बोला जाता है? संसद ही बोला जाता है। भारत की संसद को तो क्या बोला जाता है? संसद। अमेरिका की अगर संसद है, अमेरिका, उसकी संसद को क्या बोला जाता है? कांग्रेस। अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से। उसी तरीके से पूछा है कि इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो डायट, नेसेट, नेशनल असेंबली या फिर शोरा। तो प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? नेसेट। इजराइल की संसद का क्या नाम है? आपका नेसेट। नेशनल असेंबली की बात करें, देखो पाकिस्तान की जो संसद है, पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल असेंबली के नाम से। साथ में अगर बात करें तो नेपाल की संसद को, सॉरी नेपाल नहीं, फ्रांस, मिटा देता हूं मैं एक बार फिर से। पाकिस्तान और फ्रांस दोनों ही देशों की संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल असेंबली के नाम से। शोरा की बात करें तो अफगानिस्तान, इसकी संसद को किस नाम से जाना जाता है? शोरा के नाम से। प्रश्न है कि इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। भारत की संसद का नाम संसद ही है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। पाकिस्तान और फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। और एक बात कर लेते हैं किसकी? नेपाल की। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। राष्ट्रीय पंचायत के नाम से किसको जाना जाता है? नेपाल की संसद को। तो देखो, नेपाल, फ्रांस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, अमेरिका और इजराइल, लगभग 5-7 देशों की संसद का नाम हमने पढ़ लिया। अमेरिका की कांग्रेस, नेशनल असेंबली पाकिस्तान फ्रांस, शोरा अफगानिस्तान, इजराइल की नेसेट और नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? मौलिक अधिकारों को, मौलिक कर्तव्यों को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, धर्म की स्वतंत्रता को। प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी जयंती हाल ही में गई है, तो उन्होंने संविधान की हृदय और आत्मा किसको कहा था? तो किसको बोला था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तेग बहादुर सप्रू, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, PS शिवस्वामी अय्यर, सैयद अली इमाम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद समिति में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस बात को जरूर याद रखें। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।